नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आज शुक्ल पक्ष में हम बात करने जा रहे हैं एक नई वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर। हत्या का विषय वैसे तो काफी संगीन होता है, लेकिन जब तिग्मांशु धूलिया उसके निर्देशक हों और प्रतीक गांधी उसके मेन स्टार हों तो जाहिर सी बात है कुछ दिलचस्प मामला हो जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है तिग्मांशु आपका इस कार्यक्रम में और प्रतीक आपका भी। तो हम शुरुआत तिग्मांशु से करते हैं। तिग्मांशु का नाम ही किसी कहानी को देखने के लिए एक दर्शक की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी होता है। जैसे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे कि आशुतोष राणा ने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनता हूँ, कहानी नहीं सुनता हूँ, स्क्रीन पे नहीं सुनता हूँ, सिर्फ नाम देखता हूँ निर्देशक का तो मैं काम करने को तैयार हो जाता हूँ। तो तिग्मांशु, आपकी जो एक फैन बेस है और आपके प्रशंसक जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनको इसमें क्या एक नई चीज दिखने वाली है, कुछ अलग दिखाने वाले हैं आप इसमें? नहीं तो ऐसी कोई ये नहीं था, कोशिश ऐसी नहीं थी कि कोई नया करना है, लेकिन कोशिश ये थी कि कुछ ऐसा करना जो मैंने पहले नहीं किया। इस तरह का काम पहले भी जरूर हुआ होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन जो मैंने किया था मैं कोशिश रहती कि अपने आप को रिपीट ना करूं। तो थ्रिलर जो ये जॉनर है, थ्रिलर इस जिसमें जो कि प्लॉट ड्रिवन बहुत होता है, मर्डर मिस्ट्री प्लॉट ड्रिवन बहुत होता है, ऐसा काम मैंने बहुत कम किया है। और शायद क्रिमिनल जस्टिस डिज्नी हॉटस्टार का एक शो था जिसके मैंने शुरू के 2-2.5 एपिसोड बनाए थे। उसके अलावा मैंने बहुत कोई प्लॉट ड्रिवन जिसमें कोई मर्डर हो जाए या किसी की पुरानी हिस्ट्री किसी कैरेक्टर की बाहर निकल के आ जाए और चीजें बिखरने लगे, ऐसा काम मैंने किया नहीं था। लेकिन देखने में हमेशा मजा आता था। मुझे लगता है मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर एक ऐसे जॉनर जिसको दर्शक सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इसीलिए आप देखिए तो बाकी की जो शोज क्राइम पेट्रोल या इस तरह के आते हैं बड़े पॉपुलर होते हैं। मुझे लगता है ये उस तरह की कहानी है जैसे आप सड़क पे जाते हो और आपको कोई एक्सीडेंट दिखता है और आप सबकी गर्दन गाड़ियों के बाहर होती है, अरे हुआ क्या, ये उस तरह की चीज है। जो कोशिश थी उसको कि सिर्फ इसको प्लॉट की कहानी से ज्यादा बड़ा बनाया जाए, और वो मटेरियल नॉवल में ऑलरेडी था, उसकी गुंजाइश थी वो करने की। इसीलिए ये पूरे हिंदुस्तान में कहानी घूमती है और उस मर्डर से केस का जो डोमिनो रिपल इफेक्ट होता है उसकी कहानी भी एक है, बहुत बड़ी कहानी है। उसका इफेक्ट क्या होता है, इसलिए द ग्रेट इंडियन मर्डर नाम भी है इसका। हालांकि मैं बहुत पक्ष में नहीं था इसका नाम द ग्रेट इंडियन, तो लेकिन फिर सारे पंचों का, बहुत सारे लोगों का ये सहमति हुई इस टाइटल पे, तो फिर रखा गया। क्रिएटिव इनपुट्स बहुत सारे आते हैं आप लोगों के पास ना जी। उसमें कई सारे मान्य भी होते हैं। तो प्रतीक के पास आता हूँ। प्रतीक, हमारी पिछली बार जब बात हो रही थी तो हम लोग से बात कर रहे थे, पिछली बार आप झांसी में थे और किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और आपने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में स्थापित कोई किरदार करने की मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना रही है, और अब आप सीबीआई के डीसीपी बने हैं सूरज यादव। इस किरदार में आपको एक उत्तर भारतीय या हिंदी भाषी युवक या अधिकारी बनने में कितनी सहायता आपको स्क्रीन प्ले से मिली और कितनी मदद? जो मैं एक लहजा देख रहा हूँ वो डिट्टो लहजा वही है, तो तिग्मांशु बात करते हैं। जी, तो मतलब सबसे ज्यादा गाइडेंस तो मुझे टिशू सर से ही मिला है इस लहजे को पकड़ने में, उस किरदार को समझने में, उसकी कहानी उसकी वो कहानी जो बैक स्टोरीज जो हम कहते हैं, जो कि सीरीज का पार्ट नहीं है, पर जो हमने सोचा था कि वो शायद ऐसे घर से आ रहा है, उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई होगी, ये उसका पास्ट रहा होगा, और तब जाके वो कुछ थॉट प्रोसेस के साथ, अपने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के साथ अब जो है वो किरदार दिखेगा लोगों को। तो वो सारी जो अनसेड चीजें हैं जो हम कहीं कह नहीं रहे, पर ये लोगों को महसूस होना चाहिए, उनको फील होना चाहिए। तो वो सारी चीजें ज्यादातर टिशू सर के साथ डिस्कशन से ही बाहर निकली हैं। कुछ चीजें जिस तरह से बोली जाती है, उसका लहजा जैसा है, वो जैसा सुनाई देना चाहिए, तो उस पर मुझे ज्यादा काम करना पड़ा। कई बार हमें उसकी वजह से टेक भी लेने पड़े। तो वो सारी चीजें मैंने बहुत सीखी इसमें, बहुत करीबी तौर पे मुझे सीखने मिला। और सूरज का किरदार भी जो है वो बड़ा ही मजेदार किरदार है। मजेदार इसलिए क्योंकि एक तो वो सीबीआई का एक बड़ा ऑफिसर है, वो ये नौकरशाही जो है उसे बड़े अच्छे से समझता है, उसे मैनिपुलेट कैसे करना, कौन सी सीढ़ी को कब इस्तेमाल करना, कैसे ऊपर पहुंचा जाए, कैसे अपना काम निकाला जाए, वो उसे बखूबी आता है। उसका अपना एक ह्यूमर भी है और अपना एक कॉम्प्लेक्स भी है कि वो जहां से आता है शायद वो अपने आप को वहां रिलेट करना नहीं चाहता। अब वो अपने आप को एक कह रहे थे कि वो एक नए जमाने का, नए हिंदुस्तान का युवा है।
जो 5 स्टार होटल में जाके डिनर के समय हरी मिर्च मांग सकता है। हाँ, तो ये वही सारे न्यूएंसेस और छोटी चीजें जो हैं वही हम लोगों ने इसकी कोशिश की है कि ये लोगों तक पहुंचाई भी जाए, और वही इस किरदार को मजेदार भी बनाता है। और ये एक ऐसा किरदार है जो कहानी को एक अलग मोड़ भी देता है, एक अलग दिशा में ले भी जाता है। ये मैंने इसलिए सवाल पूछा है कि ये जो किरदार में हम लोग नए रंग लेके आते हैं उनकी अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के, चाहे हरी मिर्च मांगना हो या किसी बहुत बड़े हवाई अड्डे पर आपका जनेऊ निकाल लेना हो, पहले आज से 10-15 साल में देखता था, हम लोग भी संकोच करते थे। तो एक बदलाव जो आया दर्शक के मन में भी, कलाकार के मन में भी। तिग्मांशु जी, सवाल है कि आप जैसे लिखते भी रहे हैं, तो आपने जो लिखना शुरू किया वो सिनेमा से लेकर, हासिल से लेकर और अब तक, इसमें जो परिवर्तन आया है किरदार में आज की युवा पीढ़ी का, जमाने को देखती है और जमाने की आंख में आंख मिला के हर तरह की बात कर सकती है, उसका कितना इफेक्ट दिखेगा इस सीरीज में? जैसे कि प्रतीक का जो किरदार है, खासकर प्रतीक का, ये जो बात आप, जो पर्टिकुलर बात आप कर रहे हैं कि जो नौजवानों का और एक खास कास्ट का, क्लास का चेंज हुआ है, ये इसके किरदार में दिखेगा डेफिनेटली। और बाकी के किरदार जो है वो अपने अपनी सामाजिक परिस्थिति में फंसे हुए हैं और उनसे भी जूझ रहे हैं, सबके अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस है। बट ये जो किरदार है, ये 90s की पॉलिटिक्स के बाद जो चेंजेस आए, तो उससे रीजनल पॉलिटिक्स को बहुत एक बढ़ावा मिला उसको, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में। और वो वर्ग जो पहले सामाजिक समानता से बिल्कुल वंचित था, उस वर्ग को एक स्टेबिलिटी मिली है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी मिली है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी मिली है। अब हर कॉइन के दो पहलू होते हैं हर सिक्के के, ये तो हुआ है, लेकिन एस्थेटिकली वो उतना प्रोग्रेस नहीं मिला उसको, क्योंकि ये प्रोग्रेस की रफ्तार स्लो होती है, ये बहुत तुरंत हो गई, 5 साल के अंदर हो गई। तो उसका बहुत बड़ा प्रतीक है प्रतीक गांधी का कैरेक्टर। तो ये बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जब और प्रतीक और ऋचा का कैरेक्टर जो है वो किताब में नहीं है, हाँ वो किताब से बाहर के किरदार है। मुझको लगा था कि यार इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा इसका, तो ये बहुत जरूरी है। और नॉवल में हमेशा होता है ना कि जो किरदार सोच रहा था, कभी थर्ड पर्सन या कभी फर्स्ट पर्सन से राइटर नॉवेलिस्ट उसको लिख देते कि मैं सोच क्या रहा हूं, कि रवि सोच रहा था कि उसकी जेब में तो सिर्फ 2 रुपए है, रात का खाना कहां से खाएगा, क्या किसी की जेब काटेगा, वो सोच रहा है। ऐसे फिल्म में आपको दिखाना है। फिल्मों में ये पहली फिल्मों में और नाटकों में होता था कि मैं सोच रहा हूँ, वो बोलता था कि किरदार आसमान को देख करके, मन में ये हॉल उठ रहा है मेरे, ये हो रहा है वो हो रहा है, पीछे कोई किला हो ना हो, वो बोलते था मैं किले के सामने खड़ा हूँ मेरे। फिल्मों में ये सब चलता नहीं, ये हो नहीं सकता। तो वो जो सोच रहा है उसको निकालने में को ही अडेप्टेशन कहते हैं शायद। और एक दिलचस्प बात वही कि जब मैं लिख रहा था ये दोनों किरदार और लिख लिए थे, स्क्रिप्टिंग हो गई थी, और फिर दूसरा दौर पेंडेमिक का जब आया, डेल्टा वाला, सभी लोग घर में बैठ गए, वही ओटीटी पे कंटेंट देखना या पढ़ने का शौक है मुझे। तो मैंने संजय बालू जी की किताब आई थी, जिन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की किताब आई थी, इंडियाज पावर एलीट, बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। तो मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें जो बातें थी, मैंने कहा यार ऐसा किरदार तो मैंने लिख दिया अपने द ग्रेट इंडियन मर्डर में। तो बड़ा बहुत ही सिमिलैरिटी थी। तो मैं उसको लगा, मतलब मेरी सोच को किसी ने उस किताब में सेकंड कर दिया, उसको और पुख्ता कर दिया और एम्फसाइज कर दिया और अंडरलाइन कर दिया कि मैं जो सोच रहा हूँ शायद वो सही है। तो ये करने में बड़ा मजा है। क्या होता है, जैसे आपने भी फिल्में जो भी की हैं या सीरीज की हैं, जो भी काम किया है, एक उस दायरे में किया है जिसमें जिन लोग आपके पहले से परिचित थे, चाहे वो हंसल मेहता रहे हों या बाकी अभी फिल्में कर रहे हैं, वो आपके परिचित किरदार, आपके परिचित निर्देशक, उनके साथ काम किया। इस सीरीज में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने पहली बार एक मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की टीम के साथ किया है, जिसमें शायद बहुत सारे लोगों से आपका परिचय पहले से नहीं रहा होगा या उतना इंटरेक्शन नहीं रहा होगा। अब जैसे मैं ट्रेलर में देखता हूँ रघुवीर यादव, हर कलाकार की ख्वाहिश होती है कभी न कभी रघुवीर यादव के साथ काम करे या उनसे कुछ सीखे या उनसे बात करे। उनसे आपका इंटरेक्शन क्या रहा और क्या सीखा आपने उनसे? ये मेरे लिए तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा
सबसे पहले तो मैं जब टिशू सर से मिला था तो उन्होंने यही कहा था कि यार तुमने तो ये कर लिया है, अब तुम्हें क्या काम देंगे या देखते हैं कुछ कर सकें साथ में। और मैंने तभी बोला था कि सर जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ होगा तो इंटरेस्टिंग करेंगे साथ में। एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू वर्क विथ हिम, बिकॉज़ इनकी जितनी भी फिल्में मैंने देखी है, मैं सालों से बतौर एक्टर यही सोचता था कि ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करने मिलेगा तो कुछ सीखने मिलेगा, कुछ नया एक्सप्लोर करने मिलेगा। और यही चीज मेरी रही पूरी कास्ट के साथ, बिकॉज जैसे आपने कहा मैं सबसे पहली बार इसी सीरीज के सेट पे मिला था, और ऐसे दिग्गजों के साथ, इतने एक्सपीरियंस्ड कलाकारों के साथ काम करने का ये मेरा पहला मौका रहा। वैसे तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि अरे पहली बार काम कर रहे हैं साथ में, या इनका इतना एक्सपीरियंस है, मैं शायद नया हूँ। तो शायद सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं करने दिया, एंड दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव। रणवीर यादव के बारे में इसलिए पूछ रहा था कि वो थिएटर के एक ऐसे स्कूल हैं, उनके साथ अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा भी बैठ जाएं तो कुछ ना कुछ आपको दे देते हैं। So, रघुवीर यादव जी के साथ सबसे बहुत मजेदार सीन किए हैं हमने। बहुत ही मजेदार सीन है वो। एक तो उनका कॉमिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त है, और वो चीज को जिस हिसाब से इंटरप्रीट करते हैं वो बहुत बड़ा ही यूनिक होता है। और वो जो रिदम बनाते हैं अपने उस कैरेक्टर की, उस लाइंस की या उस सीन की, वो रिदम ऐसी रिदम थी जो मैंने शायद पहले कभी देखी भी नहीं थी। जिस हिसाब से वो उस टाइम पे टर्न हो जाएंगे, या उस हिसाब से कभी सुर को अपना ऊपर ले लेंगे। सो ये सारी चीजें ऐसी थी दैट मुझे कुछ प्रिपेयर करना नहीं था, मुझे सिर्फ उस मोमेंट में वहां रहना था, एंड आई हैड टू रिएक्ट। सो आई गेस दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई एंजॉयड। प्रियांशु से आते हैं और रघुवीर यादव को सवाल पूछते हैं कि जो ट्रेलर में उनका एक सीन है, जो एक मोहतरमा है वो आती है, क्या तुम अपने आप को मोहनदास करमचंद गांधी समझते हो, तो वो बोलता है आई एम गांधी, और वो थप्पड़ पड़ता है। वो तो कि सीरीज जब हम देखेंगे तो खुलासा होगा कि वो सीन क्या है, लेकिन वो एक सिंबल बहुत स्ट्रांग है। वो जिस तरह के माहौल में हम हैं, उस तरह के माहौल में कोई आदमी बोलता है मैं गांधी हूँ, और सामने वाला उसको थप्पड़ मारता है, पता नहीं उसने दूसरा गाल किया नहीं किया बाद में सीन में आगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ थॉट, इसके पीछे थॉट क्या है? ये तो किताब में ही था, बुक में था, और विकास जी शायद इसका ज्यादा, लेकिन मैं शायद कहूंगा बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा है, वो एक ही कैरेक्टर के दो पहलू है, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। तो जो व्हाइट चेहरा है, जो प्योरिटी का प्रतीक है, सच्चाई, ईमानदारी, संघर्ष, वैष्णव जन, तो कहने का ही है, उसका जो प्रतीक है वो गांधी जी हैं। और दूसरी तरफ उनका रियल कैरेक्टर है जो वो मोहन कुमार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक वो ब्लैक एंड व्हाइट, गांधी जी से ज्यादा व्हाइट कैरेक्टर के अलावा और क्या होगा हिंदुस्तान की हमारी पूरी सोशल कॉन्शियसनेस में, और दूसरा कौन सा किरदार है? तो जब भी किसी किताब के ऊपर, एक किताब को हम मान के चलते हैं कोई दस्तावेज है जो कोई लेखक अपने समय में उसको रच रहा है, और जाहिर सी बात है उसमें तमाम सारे प्रभाव उसके अपने समाज के और अपने समय के भी आते हैं। तो जब तिग्मांशु आप ये किताब पढ़ रहे होंगे, पहली बार आपने पढ़ी, जैसे प्रीति बताती हैं, तो शायद 5 साल पहले से इसके पीछे लगी थी इसकी राइट्स लेने के लिए, और उसमें इसकी फिल्म बनाना चाहती थी। आपको पहला ख्याल क्या आया कि इस किताब पर फिल्म बननी चाहिए या सीरीज बननी चाहिए? सीरीज। फिल्म के लिए बहुत बड़ा था ये, इसमें मटेरियल जो था, और उसका कैनवस की बात नहीं, कैनवस तो फिल्म में बड़े होते ही हैं, लेकिन इसकी जो जर्नी थी पूरी कहानी की, वो बहुत, वो टाइम, उसको वक्त चाहिए था, वो 2-2.25 घंटे में नहीं कही जा सकती थी, बहुत कंफ्यूजन हो जाती फिल्म बनती तो उसमें। प्रतीक, आपके पास आना चाहते थे किताब में, मैं सवाल पूछना चाहता था कि आप चूंकि रंगमंच से हैं, आपने कई साल, मुझे लगता है मैं अगर गलत नहीं हूँ 12-13 साल आपने रंगमंच लगातार किया है फिल्मों में आने से पहले। रंगमंच और साहित्य का जो एक संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, उसको कोई कलाकार तब बहुत अच्छे से कैमरे के सामने कर पाता है जो उसने उसको जिया हो। कैसे किताब में लिखी हुई चीज को हम रंगमंच पर लाते हैं जहां पे कोई कैमरा नहीं होता, और जब कैमरे के सामने आते हैं तो शायद भाव दूसरे होते हैं, तैयारी दूसरी होती है। कितना फर्क आपको लगता है पुस्तक से लेकर के अभिनय के बीच में, एक कलाकार खुद अपना इनपुट देता है उसके किरदार को जीने में? जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो ये मेरे विजुअलाइजेशन पे होता है। एक गांव था, गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां बाजू में एक कुआं था, ये सारी चीजें लिखी हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आकाश पीला हो रहा, ये जो पूरा चीज है ना, मैं अपने हिसाब से विजुअलाइज करूंगा, आप अपने हिसाब से विजुअलाइज करेंगे, और कोई अपने हिसाब से विजुअलाइज करेंगे। ये जब ट्रांसलेट होता है रेडियो नाटक में तो सिर्फ श्राव्य माध्यम होता है, हम सिर्फ सुनेंगे इसको। इसमें भी आप कई हद तक अपने हिसाब से विजुअलाइज करोगे, पर क्योंकि आवाज है तो वो आपको गाइड करेगी। और ये दृश्य श्राव्य माध्यम जो है, ऑडियो विजुअल जो मीडियम है, उसमें ये है कि हम ये सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं,
तो बुक में अगर 500 पन्ने लिखे हैं तो शायद किताब में ये मतलब फिल्म में ये 200 पन्ने का ही काम हो सकता है, बिकॉज जो लिखा है आधे से ज्यादा तो विजुअलाइज वो ट्रांसलेट होगा एक फ्रेम में। आप 50 चीजें एक साथ कह रहे हो एक ही लाइन, वो पीछे का पर्दा कुछ अलग इंटरप्रेट कर रहा होगा, वहां से गुजरता हुआ आदमी उसके हाथ में पेन है वो कुछ और बताता होगा, वो आदमी जो बोल रहा है वो जो खा रहा है, वो सारी चीजें मिला के एक चीज कम्युनिकेट करती है ऑडियंस को। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा ट्रांसलेशन होता है ये बहुत ही दिस इज द बिगेस्ट क्रिएटिव जर्नी दैट एनीबॉडी कैन गो थ्रू। एंड आई गेस टिशू सर ने शायद ऐसा आगे भी कई बार उन्होंने अलग अलग पीस ऑफ बुक या कहीं कोई चीज लिखी है उसमें से कहीं अडेप्ट किया है। तो ये जो जर्नी है और उसमें जब एक्ट्रेस को भी उस हिसाब की थोड़ी फ्रीडम मिलती है कि आप इसको इंटरप्रेट करो एंड टेक इट टू अनदर लेवल। आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा था तिग्मांशु से कि फ्रीडम जो है किसी भी क्रिएटिव इंसान को अपने मन को कर पाने की जो फ्रीडम है शायद सिनेमा में उतनी न मिल पा रही हो आज के दौर में, या जैसे भी जो जिस तरह का माहौल बना हुआ जो कॉमर्शियलाइजेशन उसका हो गया है कि डायरेक्टर को अपना क्रिएटिव फ्रीडम शायद उसमें ना दिख पाता हो जितना सीरीज में दिख रहा है। ऐसा कुछ है क्या तिग्मांशु? क्रिएटिव फ्रीडम में एक अलग बात हो गई। जो बड़े डायरेक्टर्स हैं जो फिल्मों में काम करते हैं उनके पास अपना क्रिएटिव फ्रीडम होता है, चाहे वो अब राजामौली हाँ या रोहित शेट्टी हो या करण जौहर हो, ये राजू हिरानी हो, ये सक्सेसफुल और अच्छे फिल्म मेकर्स हैं और उन्होंने कमर्शियली बहुत तरक्की और बहुत हिट फिल्में दी हैं। तो इनको थोड़ी कोई बोलता होगा कि ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसा नहीं है। अगर आप फिल्मी दुनिया में फिल्मों में अपना एक मकाम बना लेते हैं तो आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है आपके काम से, आपके व्यवहार से। और वही चीज है ओटीटी में भी। जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये पहला काम है, दूसरा काम कर रहे होंगे या किसी बड़े डायरेक्टर के असिस्टेंट होंगे उनको पहला काम मिल रहा होगा तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं संघर्ष। संघर्ष सिर्फ काम मिलने के लिए नहीं होता, उस काम जारी रहे। वही बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों कमाना बहुत आसान है, पहला लाख कमाना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बढ़िया, करेक्ट। बट ओटीटी और चीजों की आपको बहुत फ्रीडम देता है, बहुत आजादी देता है, नई कहानियां कहने की बहुत आजादी देता है, नए लोगों के साथ काम करने के लिए, नए टेक्नीशियन के साथ आप काम करने के लिए, बॉम्बे के स्टूडियो सिस्टम से बाहर निकल के नई लोकेशन पे जाके काम करने का मौका मिलता है। तो वो ये और मुझे ये शायद आपने आधा हिंदुस्तान घुमा है, 8-9 शहर मुझे दिख रहे हैं उसमें ट्रेलर में। जी 9 शहरों में शूटिंग हुई है इसकी। तो पूरा हिंदुस्तान भारत दर्शन है। तो बधाई आप लोगों को इतना बढ़िया एक सीरीज बनाने की जिसका पहला लुक इतना प्रभावी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू पंकज जी।